मैं डॉक्टर संतोष गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, एमएसजी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर। आज मैं बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित कुछ ऐसे अनछुए तथ्य हैं जिनके ऊपर इतिहास का श्रेष्ठ मिश्र ने प्रकाश डाला है, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। जिन दिनों भारत में 1857 का संग्राम चल रहा था, उन दिनों अमेरिका में प्रकाशित न्यूयॉर्क के डेली ट्रिब्यून अखबार में इस महासंग्राम से संबंधित 29 अगस्त 1857 के लेख में झांसी का जिक्र किया गया, जिसमें लिखा गया, जहाँ तक बुंदेलखंड के झांसी का संबंध है, हम कह सकते हैं कि एक किलाबंद शहर है और इस प्रकार यह विद्रोह का एक दूसरा केंद्र बन सकता है। यह बात बाद में सच साबित हुई और जल्दी ही झांसी विद्रोह का केंद्र बन गया। इस विद्रोह की अगुआ बनी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। अनछुए तत्वों पर आए उससे पहले संक्षेप में एक नज़र इतिहास की उन बातों पर डाल लेते हैं जो कई लोगों को मालूम भी होगी, लेकिन उनका उल्लेख यहाँ जरूरी है। रानी का बचपन काशी में बीता। 1818 में जब मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेज़ों के समक्ष समर्पण किया तो उनका विशाल राज्य जब्त कर उन्हें परिवार सहित गंगा के किनारे कानपुर के पास बिठूर निष्कासित कर दिया गया। बाजीराव के भाई चिमनाजी ने बिठूर के बदले काशी में रहना पसंद किया और अपने परिवार तथा अनुचरों के साथ काशी चले गए। उनकी यज्ञशाला का जिम्मा मोरोपंत तांबे नामक एक ब्राह्मण को दिया गया। लक्ष्मीबाई इन्हीं मोरोपंत तांबे की बेटी थी। उनका मूल नाम मणिकर्णिका था और दुलार से उन्हें मनु कहा जाता था। बिठूर में पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब के भतीजे राव साहब और उनके मित्र सेवक तात्या टोपे के साथ खेलते हुए मनु का बचपन व्यतीत हुआ। उन दिनों झांसी के राजा गंगाधर राव नेवलाकर विधुर थे और वे फिर से विवाह करना चाहते थे। मनु तब करीब 14 साल की ही थी, लेकिन मोरोपंत उनके विवाह के लिए चिंतित थे। गंगाधर राव ने इस कन्या से विवाह करने की इच्छा जाहिर की तो आर्थिक रूप से विपन्न मोरोपंत ने विवाह की स्वीकृति दे दी। तब गंगाधर राव की आयु 44 साल की थी। मनु के विवाह का व्यय गंगाधर राव ने ही वहन किया और विवाह के बाद मोरोपंत भी झांसी में ही रहने लगे। जब 1858 की शुरुआत में झांसी पर ब्रिटिश सेना ने आक्रमण किया और रानी की हार हुई, तब महाराष्ट्र से एक ब्राह्मण विष्णु गौड़ से झांसी में ही था। उसने अपने यात्रा वृतांत माजा प्रवास में रानी लक्ष्मीबाई की पराजय के बाद झांसी शहर की लूट का आंखों देखा हाल लिखा। वह लिखता है कि नगर में प्रवेश करते ही सेना ने हत्या और लूट शुरू कर दी। 5 से 80 साल तक के पुरुषों को मौत के घाट उतारने के लिए आदेश दिए गए। नगर के महत्वपूर्ण भाग हलवाईपुरे में आग लगा दी गई। सरकारी हवेली के पास ही संस्कृत हस्तलिखित ग्रंथों का एक बहुत बड़ा पुस्तकालय था, इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। यहाँ तक कि अंग्रेज सैनिक लक्ष्मी जी के मंदिर में रखी लक्ष्मी जी की मूर्ति के अलंकार वस्त्र आदि लूट कर ले गए। नगर के इस विनाश के लिए रानी खुद को जिम्मेदार ठहराने लगी। वे बहुत दुखी हुई और उन्होंने आत्महत्या करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन समझाए जाने पर उन्होंने विचार त्याग दिया और कालपी जाने का निश्चय किया। यह सबको पता है कि उनका अंत किस प्रकार हुआ, लेकिन उनका निधन 17 जून 1858 को हुआ, नहीं कि 18 जून को, जैसा कि अक्सर उल्लेख में मिलता है। असल में भोपाल की बेगम का एजेंट भवानी प्रसाद उस समय ग्वालियर स्थित अंग्रेज अधिकारी हैमिल्टन के साथ था। उसने रानी के 17 जून को हुए देवसान की सूचना बेगम को अपने
18 जून 1858 को लिखे पत्र में दी थी। इंदौर के महाराजा का एजेंट रामचंद्र विनायक भी तब ग्वालियर में ही था। उसने भी रानी की मृत्यु की यह तारीख 17 जून 1858 दी है। एक बात और, रानी सहेलियों झलकारी, मुंदर या सुंदर का नाम भी मूल दस्तावेजों में नहीं मिलता। फिर भी झलकारी को ऐतिहासिक पात्र मान लिया गया है। कभी कभी लोक मान्यता किंवदंती इतिहास पर हावी हो जाती है। यह बात कम ही लोग जानते हैं कि उस समय फ्रांस के अखबारों ने और इंग्लैंड के जननेता अर्नेस्ट जोन्स ने 1857 के संग्राम का खूब समर्थन किया। जोन्स ने 1 अगस्त 1857 को लिखा, भारत का सैनिक विद्रोह कोई फौजी बगावत नहीं, यह एक राष्ट्रीय स्तर का संघर्ष है। फिर उन्होंने लिखा कि विश्व इतिहास का यह अब तक का सबसे ज़्यादा इंसाफ भरा, महान और ज़रूरी विद्रोह है। जब पोलैंड, हंगरी और इटली अपनी आज़ादी के लिए खड़े हुए, तब आम अंग्रेज़ों ने उनके प्रति हमदर्दी जताई थी, तो फिर हिंदुस्तान को भी आम अंग्रेज़ों की हमदर्दी मिलनी चाहिए।